आइए बात करते हैं दिन भर धमाकों, गोलों और मिसाइल के बाद अब करते हैं बातचीत की बात। कहां बातचीत हो रही है? जेलेंस्की बनाम पुतिन की जंग, यूक्रेन में तबाही तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं जेलेंस्की कैसे गुहार लगा रहे हैं और पुतिन कैसे कह रहे हैं कि वो नामो निशान मिटा देंगे। पहली तस्वीर मैं दिखाऊंगा यूक्रेन के हालात पर, फिर आपको बताऊंगा क्या कह रहे हैं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं एम्बियंस के साथ। ये देखिए यूक्रेन पर रूसी हवाई हमले आप देख रहे हैं एक के बाद एक। देखिए कैसे क्लस्टर बमों की वर्षा हो रही है, इसी को कहते हैं क्लस्टर बम, जो यूक्रेन पर रूस दाग रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो गोलों की धमक है और मिसाइल, ये देखिए आदमी संभल पाता उससे पहले धमाका हुआ, भीषण धमाका। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, एक शख्स भागा है, देखिए निकल कर भागा है। अभी अभी तस्वीरों में आप देखिए, एरो के जरिए मैं दिखा रहा हूं एकाएक क्या धमाका। ये देखिए ये शख्स देख रहा है, समझ रहा है, और देखिए अचानक धमाका हुआ है। ये जो धमाका हुआ है, ये शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले सब कुछ बर्बाद हो गया था। अगली तस्वीर दिखाइए, दूसरी तस्वीर देखिए इरपिन की मैं आपको दिखा रहा हूं। गाड़ियों का काफिला आगे जा रहा, कहीं भी गोले बरस रही है। देखिए भीषण धमाका जो आप देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है, मिरर से देखिए वीडियो बना रहा है सामने फ्रंट ग्लास से, और ये देखिए एकदम से आकर यहां पर एक धमाका होता है, यानी यहां आकर कोई रॉकेट गिरता है। ये देखिए कितना बड़ा धमाका था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये खार्किव की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि पुतिन ने मदद मांगी है। जी हां, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दुनिया से जेलेंस्की मदद मांग रहे हैं। जंग के लिए लड़ाकू विमान चाहिए, वो ये कह रहे हैं यूक्रेन को नो फ्लाई जोन की मांग है, यानी कोई भी विमान यहां से ना उड़ने पाए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं जेलेंस्की और क्या कह रहे हैं पुतिन। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक तरफ जुबानी जंग चल रही है, दूसरी तरफ मिसाइल अटैक। ये देखिए जरा, जेलेंस्की कह रहे हैं हवाई सीमा नो फ्लाई जोन घोषित होनी चाहिए फौरन। पुतिन कह रहे हैं कोई हमें रोक नहीं सकता, जो कार्रवाई चल रही थी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जेलेंस्की कह रहे हैं नेटो देश यूक्रेन की सुरक्षा में आगे आए, बार बार बुला रहे हैं, लेकिन पुतिन कह रहे हैं जो भी हमारे बीच में आएगा वो अंजाम भुगतेगा, सीधे ललकार रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं पश्चिमी देश हमें लड़ाकू विमान दे, इस वक्त हमें युद्ध में लड़ने के लिए जरूरत है। पुतिन कह रहे हैं जो यूक्रेन की मदद करेगा युद्ध में उसे भी शामिल माना जाएगा, यानी वो भी पुतिन का दुश्मन कहलाएगा। जेलेंस्की कह रहे हैं रूस यूक्रेन के साथ तानाशाही कर रहा है। पुतिन ने इस पर जवाब दिया यूक्रेन में तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की जिम्मेदार हैं। रूस का कहना है, जेलेंस्की का कहना है रूस को सबक सिखाना जरूरी है, वक्त आ गया है। पुतिन ने इस पर जवाब दिया हमें पता है कि अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। पुतिन इसे अपने देश की रक्षा बता रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन की संप्रभुता इस वक्त खतरे में है। पुतिन ने जवाब दिया दुनिया जानती है कि हम वहां क्यों हैं, यानी हम यूक्रेन में क्यों हैं। जेलेंस्की का कहना है यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी, पूरे पश्चिमी देशों की हार होगी। पुतिन ने कहा हमें पता है हमें क्या लक्ष्य हासिल करना है, उसी लक्ष्य में हम लगे। जेलेंस्की कह रहे हैं हमारी जीत बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। पुतिन का जवाब है यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में है, यह लड़ाई हो रही है वार युद्ध। आइए सुनवाते हैं आपको कैसे जेलेंस्की भावुक अपील कर रहे हैं मदद करिए, और पुतिन कह रहे हैं शर्तें मानिए वरना नक्शे से, दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिटा दूंगा। सुनिए। Получить эти пособия пенсии, надо было проходить линию разграничения. Послушайте, вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. Бо на чиєму боці світ, той ніколи. तो आपने सुन लिया दोनों को। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यूक्रेन के लुहान शहर से इधर अपील हो रही है कि जंग रोक दी जाए, लेकिन वहां गोले पर गोले गिर रहे हैं। लुहान शहर में भीषण तबाही मची है, यूक्रेनी टैंक पर रूस का हमला हुआ है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा तस्वीरें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भीषण तबाही की तस्वीर है। लुहान शहर है जिसे रूस ने आजाद मुल्क घोषित कर दिया था, और वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए वहां जो टैंक हैं उन टैंक्स पर हमला हो रहा है, वो ये तस्वीरें धुआं उठता हुआ जो आप देख रहे हैं घेरे में। लगातार इस तरह से
ये देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टारगेट देखिए जरा, ये टारगेट सेट करता है और उसके बाद टारगेट पर सीधे फायर होता है और एक रॉकेट जाकर लगता है और जोर का धुआं जो आपको उठता नजर आएगा इस टारगेट पर। ये जो आप देख रहे हैं टारगेट, और ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लगातार यूक्रेन से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए धमाका हुआ जो यहां पर। आइए आगे बढ़ेंगे। ये जो मैं आपको नुकसान की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कितना नुकसान हुआ। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में मिसाइल के साथ एक जवान दिखा है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के साथ जवान नजर आया, सड़क पर मिसाइल लेकर टहलता दिखा है। वॉल पर जल्दी से तस्वीर दिखाइए इस पे। ये तस्वीर है जल्दी से फास्ट। ये आप देख रहे हैं, ये आप बताया जा रहा है लॉन्चर है जिसे लेकर ये जा रहा है। ये सैनिक बताया जा रहा है, यूक्रेनी सैनिक जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यानी नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। जरा मैं बताने जा रहा हूं किसका कितना नुकसान हुआ है, किसका कितना नुकसान हुआ है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आप तस्वीरों के जरिए मुझे दिखाएं कि किसका कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन में देखिए 2710 सैनिक मारे गए। ये देखिए 2710 सैनिक यूक्रेन के अब तक मारे गए हैं। 431 टैंक तबाह हो गए हैं, 270 लड़ाके मारे गए हैं और 410 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए हैं। अगला बताऊंगा 270 तोप और आर्टिलरी नष्ट कर दी गई है। 90 विमान और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। अब तक यह नुकसान हुआ है यूक्रेन का। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस बीच आ रही है सीधे यूक्रेन से। खबर यह है कि विनित्सा एयरपोर्ट पर मिसाइल से अटैक हुआ है। जी हां, एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। हमले के बाद एयरपोर्ट में आग लग गई है। एयरपोर्ट पर रूस ने ये मिसाइलें दागी हैं और देखिए एयरपोर्ट पर दागी गई मिसाइल की तस्वीरें, मिसाइल पर जो दागी गई उसके बाद देखिए एयरपोर्ट पर आग लग गई। फायर फाइटर्स वहां मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने की कोशिशों में डटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्थिति क्या है। ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे यूक्रेन से। एयरपोर्ट को टारगेट किया है। एयरपोर्ट को टारगेट करने का सीधा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और फ्लाइट लैंड ना करने पाए। ये देखिए जरा, आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ये टैंक पर आपने देखा होगा जेड लिखा हुआ है। ये जो आपने रूसी टैंक देखे इस पर आप देख रहे होंगे जेड लिखा हुआ है। जितने टैंक्स हैं रूस के जो यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ध्यान से। बहुत से टैंक ऐसे आपने देखोगे, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। जेड लिखा हुआ है टैंक में या ओ लिखा हुआ है। ये देखिए टैंक्स आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं। देखिए इस पे ओ लिखा हुआ है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं इसके मतलब क्या है। ये जो गाड़ियां अंदर घुस रही हैं यूक्रेन के अंदर जिसपे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, जेड लिखा है, ओ लिखा है। अगली तस्वीर दिखाइए, वी लिखा हुआ है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये जो आप वी लिखा देख रहे हैं इसके आखिर मायने क्या है, इसके मायने क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगा ये जो टैंक्स, रूस के टैंक जो घूम रहे हैं इसके मायने हैं क्या, ये क्या कहता है, ये आपको बताने। ग्राफिक दीजिए जल्दी से जरा। इसके मायने मतलब क्या है, ये अल्फाबेट, ये जो जंग की ABCD है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है इसके मायने। ये जो Z लिखा हुआ है, Z का ताल्लुक ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से है। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से है जिसका मतलब युद्ध में जीत होता है। यानी ये जो अल्फाबेट लिखे हैं इसका एक मायने है, मतलब है। ये जो Z लिखा हुआ है बॉक्स में, Z का ताल्लुक है क्रीमिया में तैनात रूसी सेना, इसका मतलब है युद्ध में जीत। हटाएंगे इसको, दूसरा लाएंगे। अगला ग्राफिक्स, दूसरा ग्राफिक्स है ये जो आप देख रहे हैं, ओ लिखा हुआ है। ओ का ताल्लुक बेलारूस में तैनात रूसी सेना से है, जो रूसी सेना बेलारूस में तैनात है। वी लिखा हुआ जो टैंक्स पर है, वी का ताल्लुक रूसी नेवल इन्फेंट्री से है, इसका मतलब सत्य से है, ताकत से है। और कुछ और टैंक ऐसे जो यूक्रेन में है, रूस के एक्स लिखे हुए, एक्स का ताल्लुक है किडाइरोव चेचन्य से, यानी ये वहां से आए हुए टैंक्स हैं। इसके अलावा ए लिखे हुए जो टैंक्स हैं, ए का ताल्लुक है अल्फा ग्राउंड स्पेशल फोर्सेस से। ये मैं आपको बता रहा हूं किसके क्या ताल्लुक है। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि चारों तरफ से बातचीत की कोशिश भी हो रही है, लेकिन ट्रंप ने हमला किया है। ट्रंप ने हमला किया है बाइडेन पर और ट्रंप कह रहे हैं अगर वो होते तो रूस जंग लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये जो हालात आज यूक्रेन में है, ट्रंप कह रहे हैं मैं होता तो रूस हरगिज यह हिमाकत नहीं कर सकता था। कैसे धुआं यूक्रेन में हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर मैं दिखा रहा हूं,
ये तस्वीर देख रहे हैं, यूक्रेन के लोगों की हालत क्या है वो तस्वीरें। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए, किस तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये देखिए धमाकों की आवाज आ रही है। ट्रंप ये कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि उनके सरकार में रहते, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ट्रंप होते तो पुतिन आंख भी नहीं उठा सकते थे। ट्रंप क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ट्रंप कह रहे हैं पुतिन, बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, पुतिन केवल मुझसे डरते थे। ट्रंप ये कह रहे हैं यूक्रेन पर पहले भी हमले की फिराक में थे, लेकिन तब मैंने पुतिन को साफ चेतावनी दे दी थी, अगर हमला किया तो मॉस्को पर बम गिरा दूंगा। ट्रंप कह रहे हैं डर की वजह से वो यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाए। ओबामा के दौरान रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, बाइडेन शासन के दौरान यूक्रेन पर हमला कर दिया। अफगान की घटना के बाद रूस के हौसले और बढ़ गए। अब चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। बड़ा इशारा कर रहे हैं ट्रंप कि चीन ऐसा कर सकता है। दोनों देशों ने अमेरिका को और कमजोर समझ लिया है। आइए सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ट्रंप। Everyone understands this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. Very simple. It wouldn't have happened. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रंप जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, इसके बहुत मायने हैं। बेशक यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, पुतिन बम और गोले दाग रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अपनी ही पॉलिटिक्स चल रही है। ट्रंप के बयान के मायने ये, दरअसल ट्रंप बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं। वो बाइडेन को नाकारा कह रहे हैं, मूव करेंगे फास्ट, वो बाइडेन को नाकारा कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बाइडेन नाकारा है और इसी मकसद से अपना संदेश भी पहुंचा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति के लायक नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं और अमेरिका ने उन्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, ये बताना चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव में ट्रंप की हार हुई थी, इसलिए उनके निशाने पर बाइडेन है। ट्रंप ने अपनी इस हार को कभी स्वीकार नहीं किया, चाहे पहले या अब हो, क्योंकि बाइडेन ने उन्हें करीबी मुकाबले में हराया था। यह है बड़ी वजह। बड़ी बात यह है कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उनकी यही इच्छा है और पूरी तरह अगले चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिटिक्स। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर रूसी सेना ने फायरिंग की है। आपको बता दें, रूसी सेना ने फायरिंग की है, यानी प्रदर्शनकारी लगातार जो रूसी सेना को रोक रहे हैं, सड़कों पर रोक रहे हैं, उन पर फायरिंग की है। यूक्रेन के खोकुआ में फायरिंग की गई है, बड़ी खबर मिल रही है। विजुअल दीजिए इधर जल्दी से वॉल पे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे थे और एकाएक फायरिंग शुरू हो गई। ये देखिए आवाज आ रही है आपको, धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं। ये यूक्रेनी नागरिक हैं, झंडे लिए हुए हैं और रोक रहे थे। दरअसल ये रोक रहे थे और उसके बाद देखिए सीधे आप देख रहे हैं फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद रूसी सेना ने फायरिंग की है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए और देखिए किस तरह से, सुनिए जरा कैसे फायरिंग हुई है। और आइए जरा सोचिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन कैसे पुतिन बन गए इतने ताकतवर। आप सोच रहे होंगे कैसे पुतिन इतने ताकतवर बन गए। एक शख्स जो अमेरिका से लड़ रहा है, जो ब्रिटेन से भिड़ा पड़ा है, जर्मनी का भी जिसे डर नहीं सता रहा है, वो कैसे इतना ताकतवर बन गया। ये देखिए जरा, पुतिन खुद राइफल चलाने का भी शौक रखते हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए, पुतिन जिम भी जाते हैं रेगुलर, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। खासी उम्र है पुतिन की। कैसे पुतिन के पास इतनी ताकत आई, आपको बताएंगे। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं।
न सिर्फ जिम जाते हैं बल्कि फिशिंग भी करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं और खुद स्विमिंग भी करते हैं। वो भी तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं पुतिन। ये सारी ताकत पुतिन के पास कहां से आती है? सिर्फ एक मुल्क के राष्ट्रपति नहीं है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, जंगल में जंगल सफारी। ये तस्वीरें पुतिन की आप देख रहे हैं, हैट में, एक अलग अंदाज में। ये सारे पुतिन के अलग अलग जिंदगी के व्यक्तित्व के चेहरे हैं और खुद जूडो भी करते हैं। ये देखिए जूडो की यूनिफॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं और ये दांव दिया है और पटक दिया है प्रतिद्वंदी को। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन कैसे इतने ताकतवर बन गए, कहां से मिली उन्हें इतनी ताकत कि अमेरिका से भी लड़ने को तैयार है, डरते नहीं है पुतिन। ये ग्राफिक्स नहीं है, दूसरा ग्राफिक्स है। रूसी सेना को अमेरिका, ये देखिए जरा, इतने ताकतवर कैसे बने? रूसी सेना को अमेरिका की सीधी टक्कर, यानी अमेरिका से सीधे लड़ गए पुतिन। परमाणु बम के मामले में अमेरिका से भी आगे हैं पुतिन। आपको बताऊं 2020 तक रूस के पास 6375 परमाणु बम थे। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन पुतिन ने बढ़ाया रूस में। रोजाना आपको बताऊं 10.7 मिलियन बैरल का तेल उत्पादन करते हैं पुतिन। फिर से रूस को विस्तारवादी मुल्क बनाया है। कैसे रूस अपने पांव पसारे दुनिया के सामने। 2008 में पुतिन ने, आपको बताऊं, जॉर्जिया पर हमला किया 2008 में। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा जमाया पुतिन ने। उसके बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ हमेशा खुलकर बोलते रहे, किसी से डरे नहीं, कभी खौफ में नहीं आए। सीरिया गृह युद्ध में बशर अल असद का साथ दिया उस वक्त। सोचिए जरा, साल 2000 से पुतिन का रूस की सत्ता पर पुतिन आए। स्टालिन के बाद लंबे वक्त तक रूस की कमान पुतिन ने संभाली और 2020 में पुतिन ने संविधान में संशोधन किया, खुद के लिए संशोधन किया। पहले आपको बताऊं लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते थे रूस में, पुतिन ने बदल डाला। अब 4 बार राष्ट्रपति बन सकता है लगातार कोई शख्स। पहले सिर्फ 4 साल के लिए राष्ट्रपति हो सकता था, इसे भी बदल डाला। अब 6 साल के लिए राष्ट्रपति हो सकता है। संशोधन के बाद आपको बताऊं अब 2036 तक पुतिन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यह है पुतिन की ताकत। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से आ रही है कि पुतिन की ताकत की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि युद्ध रोकने पर पुतिन ने बाकायदा शर्त रख दी है। यूक्रेन शर्त माने उसके बाद ही युद्ध विराम होगा, तुर्की के राष्ट्रपति से बोले हैं पुतिन एर्दोगन की फोन पर बाकायदा यह बातचीत हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन की ये जो ताकत है कि अब शर्तें मनवा रहे हैं और अमेरिका और ब्रिटेन घुटनों पर है उनके आगे, ऐसे ही नहीं मिलती है। यह है पुतिन का महल। शायद पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे पुतिन का महल। दावा किया जाता है, अंदर से देखिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। यह आलीशान घर है पुतिन का, आलीशान घर। रेड कारपेट पर आप पुतिन को देख रहे हैं, भव्य इमारत, भव्य दरवाजा। ये पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे हैं पुतिन का महल। क्या खासियत है इस महल की, कैसे किस सिक्योरिटी के साथ पुतिन रहते हैं, और आपको बताऊं कि कोई आज तक इस महल तक नहीं पहुंचा, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे पुतिन के महल की। मैं पुतिन के महल की इस खासियत को बताने जा रहा हूं और जो बताएगा कि ये ताकत इन्हीं सब चीजों से मिलाकर पुतिन को हासिल होती है। देखिए जरा पुतिन के महल की खासियत आपके सामने। ये खड़ा हो गया भारी पुतिन का महल। ग्रिड आप हटाएंगे जल्दी से। पुतिन का महल आप देख रहे हैं, राजमहल का नाम है द ग्रैंड क्रेमलिन। जी हां, पुतिन घोड़े पर नजर आ रहे हैं। राजधानी मॉस्को में पुतिन का यह महल है, यानी कैपिटल में 25,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है पुतिन का सीक्रेट महल। बताया जाता है 124 मीटर चौड़ा और 47 मीटर ऊंचा है। पुतिन का पैलेस सिर्फ 2 मंजिला है, 2 फ्लोर का पैलेस है। चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है उनका यह घर। दीवारें आपको बताऊं 1.5 मील लंबी और लगभग 21 फीट मोटी है। रूस की शक्ति का केंद्र माना जाता है पुतिन का ये जो घर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए बाकायदा 21 टावर लगाए गए हैं पुतिन के इस घर में। पुतिन ने हमेशा अपनी छवि पर ध्यान दिया है। पुतिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इमेज, छवि से समझौता नहीं करते। मजबूत छवि बनाने के लिए बाकायदा मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं वो। रूस की जनता वही देखती है जो पुतिन दिखाना चाहते हैं। रूसी मीडिया में पुतिन की राष्ट्रवादी छवि दिखती है आपको बताऊं, और पुतिन के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन आंकड़ा अब तक किसी के पास नहीं, साफ नहीं। पुतिन
अपने परिवार को भी मीडिया से दूर रखते हैं। पुतिन के परिवार के बारे में मीडिया के लोग नहीं जानते। पत्नी उनकी है लुडमिला ने शादी की थी, 30 साल बाद तलाक हो गया शादी के पुतिन का। पुतिन की 2 बेटियां हैं, आपको बताऊं, मारिया और येकतरीना। ये 2 बेटियां हैं पुतिन की, और पुतिन 2 बच्चों के नाना भी हैं, यानी जो बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, और पुतिन नाना है 2 बच्चों के। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन का सिक्योरिटी काफिला, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये शायद बहुत छोटी बात है कोई परिंदा पर मारे। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये पुतिन का काफिला, लाओ लश्कर देखिए जरा, गाड़ियों का लंबा काफिला पुतिन के पास है। अत्याधुनिक गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से बख्तरबंद है, जिस पर गोली का निशान नहीं लगता। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पुतिन की लाइफ स्टाइल, ये है पुतिन का सुरक्षा घेरा, ये है पुतिन के रहने का तरीका। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन किस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। ये देखिए जरा, ये है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, जैसे भारत में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है उसी तरह पुतिन के भी बॉडीगार्ड है। और उसके बाद देखिए ये पुतिन चल रहे हैं बाकायदा, जिन्हें आप काले कोट में पीछे देख रहे हैं, पुतिन के दाएं बाएं, ये है पुतिन का पूरा सिक्योरिटी अमला। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन की सुरक्षा घेरा कैसा है, जहां आखिर कोई भी आसानी से घुस नहीं सकता। यह है पुतिन का सुरक्षा घेरा। देखिए जरा, सुरक्षा टुकड़ी में 50,000 कर्मचारी होते हैं, 50,000, 50,000 कर्मचारी। ज्यादातर जो सैनिक हैं इनके पास इंटेलिजेंस का काम है। पुतिन 4 लेयर्ड, 4 स्तरीय गार्ड से घिरे रहते हैं लगातार, जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह पहला घेरा देखिए, पुतिन के पास पहला घेरा, 1 स्तर की सुरक्षा दिखती है पहले घेरे में। इसके बाद शक्तिशाली हथियारों से यह घेरा लैस होता है पूरी तरह से। इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए पुतिन की सिक्योरिटी। इस टीम के पास एक बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस भी होता है इनके हाथ में, और पूरी दूसरी परत, जो ये देखिए सेकंड लेयर आ गई आपके सामने, दूसरी परत पुतिन से कुछ दूरी पर भीड़ में होती है, जिसको लोग पहचान नहीं सकते। ये अंडरकवर गार्ड्स साधारण कपड़ों में होते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। खतरे में किसी की भी इन्हें जान लेने की छूट होती है कि राष्ट्रपति पर जरा भी खतरे की भनक हो, आप किसी को भी मार सकते हैं। गार्ड्स का तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है, या जहां क्राउड होगा। बिना वारंट के इन्हें तलाशी, निगरानी का पूरा अधिकार होता है इन गार्ड्स को। बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी इनको अधिकार होता है। और चौथा घेरा, ये देखिए, चौथा घेरा आ गया, ये देखिए, ये है पुतिन की जबरदस्त सिक्योरिटी। चौथा घेरा छतों पर स्नाइपर्स के साथ मौजूद होता है, और पुतिन के पास एक बख्तरबंद कार मौजूद होती है। इस दौरान बख्तरबंद कार भारी मिलिट्री अटैचमेंट से लैस होती है, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो पूरी तरह से खुफिया होती है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन पुतिन के मां बाप, कैसे पुतिन यहां तक पहुंचे, उससे पहले आपको बताऊंगा पुतिन क्या सोचते हैं। पुतिन रूस में रह के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, पुतिन के ख्याल क्या है, पुतिन को बहुत कम लोग नजदीक से जानते हैं। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो अब तक शायद लोग नहीं जानते थे। पढ़िए जरा, ये पुतिन ने कहा था 50 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे सिखाया कि अगर लड़ाई होनी ही है तो पहला मुक्का आपको मारना होगा। तो क्या पहला मुक्का मारने वाली सीख लेकर पुतिन ने यूक्रेन पर तबाही मचा दी है? पुतिन सोचते हैं, वो कहते हैं, हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है, अच्छा है, कम से कम उन्हें याद तो है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के संदर्भ में पुतिन की कई बात हो सकती है। पुतिन कहते हैं, अगर आप स्प्रिंग को जोर से दबाओगे तो पलट के चोट आपके हाथों में ही लगेगी। वो कहना चाह रहे हैं, पुतिन पर जो सैंक्शन और प्रतिबंध आप लगाएंगे, ये मुझसे ज्यादा आपको नुकसान करेंगे। ये सोचते हैं पुतिन कहते हैं, मेरी एक निजी जिंदगी है जिसमें मैं किसी की दखलंदाजी नहीं चाहता हूं। पुतिन कहते हैं, इसके अलावा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मैंने अपना मेंबरशिप कार्ड नहीं फेंका है, उसे जलाया नहीं है, शायद आज भी वो कार्ड रखा होगा। पुतिन कह रहे हैं, ये सोच दर्शा रही है कि पुतिन फिर से चाहते हैं सोवियत संघ, पुतिन फिर से सपना देख रहे हैं उसी सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं
पुतिन के बारे में कुछ और खास बातें, पुतिन के पिता क्या करते थे, मां क्या करती थी, पुतिन कैसे एक सामान्य सा लड़का जासूस होकर सियासतदान बना और उसके बाद इतना ताकतवर बना कि आज अमेरिका से लोहा ले रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए, और उससे पहले मैं आपको कार्ड बाद में दिखाऊंगा पुतिन का। लेनिनग्राड से केजीबी का सफर मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत के लेनिनग्राड में पुतिन का जन्म हुआ। सोवियत संघ के दौर में पुतिन का जन्म हुआ। अपने मां बाप की तीसरी संतान है पुतिन, तीसरी संतान है। 2 बड़े भाई थे इनके, दोनों की बचपन में मौत हो चुकी है। इसके अलावा पुतिन के दादा स्प्रिडोन पुतिन थे, और उनके बारे में कहा जाता है दादा लेनिन स्टालिन के कुक हुआ करते थे, खाना बनाते थे, खनसामा थे। पुतिन के पिता सोवियत संघ के दौरान नेवी में हुआ करते थे, और पुतिन की मां जो थी वो फैक्ट्री में काम करती थी। पुतिन सितंबर 1960 में पुतिन ने पढ़ाई लिखाई शुरू की, और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है, यानी खुद भी वकालत कर रखी है पुतिन ने। 1975 में खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हुए पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन केजीबी के जासूस हुआ करते थे उस दौरान। 16 साल तक जासूस रहने के बाद केजीबी से इस्तीफा दिया पुतिन ने, और सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का सहयोगी बन राजनीति की शुरुआत की। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज राष्ट्रपति है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन जिस वक्त जासूस हुआ करते थे, उनका कार्ड बहुत कम लोगों ने देखा। ये देखिए, ये है पुतिन रूस के खुफिया जासूस जब हुआ करते थे। ये देखिए जरा, खुफिया विभाग में थे, और ये पुतिन का उस वक्त का आईडी कार्ड है। कुछ इसी तरह का आईडी कार्ड होता है। एक और तस्वीर में पुतिन की दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, पुतिन खुद विमान भी उड़ाते हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, खुद फ्लाइट टेक ऑफ करवा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पुतिन से बातचीत को तैयार है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने हाथ आगे बढ़ाया। वो चाह रहे हैं पुतिन से बात करना। वो तो यहां तक तैयार हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अगर बात कर लें तब भी वो बात करने की स्थिति में है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन से बातचीत की तैयारी कर रहे हैं जेलेस्की, पूरी तैयारी में है। जेलेस्की के दफ्तर का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पुतिन ने मैक्रो से बातचीत की है, और मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा है कि जो ज़पोरिजिया प्लांट है उस पर हमला नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा की गारंटी दी है पुतिन ने। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने बातचीत की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन का विरोध हुआ है। जी हां, सेंट पीटर्सबर्ग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर लोग आ गए हैं। लोगों ने पुतिन का विरोध किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लोगों ने पुतिन का विरोध किया है, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लोगों ने किस तरह पुतिन का विरोध किया, आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि यह जंग आखिर कब रुकेगी। सभी ये जानना चाह रहे हैं, जंग रुके कैसे। इसकी तस्वीर में दिखाऊंगा जल्दी फास्ट। ये आप देख रहे हैं नफ्ताली बेनेट, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो पहुंचे हैं सीधे कहां, तस्वीर मैप के जरिए फुल स्क्रीन मैप लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री देखिए, सीधे फ्लाइट पकड़ी है उन्होंने। कहां से फ्लाइट पकड़ी? इजराइल से, और इजराइल से फ्लाइट लेकर सीधे रूस के मॉस्को में लैंड हुए हैं। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सीधे मॉस्को में लैंड होने के बाद वो कहां पहुंचे हैं। विजुअल दीजिए, मॉस्को में लैंड होने के बाद ये आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह मुलाकात हुई दोनों की। पुतिन और नफ्ताली बेनेट आमने सामने थे, दोनों की मुलाकात हुई। घंटों बात हुई है। इन्होंने कहा है कि जंग रोको, नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं जंग रोको। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या बातचीत हुई दोनों के बीच। यह बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्क, देखिए कुछ इस तरह से बैठे थे, पुतिन और नफ्ताली बेनेट। जंग कैसे रुके इस पर बात हुई। जंग के बीच रूस पहुंचे इजरायली पीएम, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है, और लगभग 3 घंटे, दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई है। बातचीत में जंग रोकने को लेकर
चर्चा हुई है कि कैसे जंग रोकी जाए। मीटिंग के बाद जेलेंस्की को कॉल किया है, यानी पुतिन से बात की, उसके बाद बाहर निकलकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया है नेफ्ताली ने। जेलेंस्की को पुतिन की शर्तों के बारे में बताया है कि पुतिन ने कौन सी शर्तें रखी हैं। बेनेट के जेलेंस्की पुतिन दोनों से बहुत अच्छे संबंध हैं, आपको बताऊं, और जेलेंस्की ने युद्ध खत्म कराने की अपील की थी इससे पहले, और बेनेट ने पुतिन का खुला विरोध अब तक नहीं किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भी मानवीय मदद नेफ्ताली लगातार भेज रहे हैं, और मानवीय मदद के अलावा आपको बताऊं हर तरह के लिए सामने आए। लेकिन सुनिए जरा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट पुतिन से मिलने के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। בין כל הצדדים, כמובן עם ברכת הדרך ובעידוד של כל השחקנים. כפי שכולנו יודעים, המצב בשטח לא טוב. הסבל האנושי גדול ועלול להיות גדול הרבה יותר אם הדברים יימשכו במסלול הנוכחי. יש גם ישראלים שצריכים לחזור הביתה וקהילות יהודיות במצוקה שזקוקות לעזרה. מטבע הדברים אני לא יכול להרחיב יותר. אנחנו נמשיך לסייע ככל שנתבקש, גם אם הסיכוי לא גדול. ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה לכל הצדדים ואת היכולת. तो नेफ्ताली बेनेट मिले हैं पुतिन से। उसके बाद आपको बताऊं, उसके बाद फौरन उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली। जरा मैप दिखाइए फुल स्क्रीन, मॉस्को से फ्लाइट लिए, फुल स्क्रीन दिखाइए, मॉस्को से फ्लाइट लेकर जर्मनी पहुंच गए। यानी पुतिन से 3 घंटे बात की है और उसके बाद वहां से निकलकर जर्मनी पहुंच गए। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जर्मनी जाने के बाद जर्मन चांसलर से मिले हैं। जी हां, नेफ्ताली बेनेट जर्मन चांसलर से क्यों मिले ये आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जर्मन चांसलर से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस बीच जो सीधे मिल रही है यूक्रेन से। जैविक हथियार यूक्रेन बना रहा था, यह दावा किया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है कि बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन, और जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन, यह कह रहा है रूस। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोनों की जो मुलाकात हुई है। यह नेफ्ताली बेनेट को आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बेनेट की मुलाकात हुई है यूक्रेन के चांसलर से। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोनों के बीच बातचीत क्या हुई वो दिखाने जा रहा हूं। आइए, बातचीत क्या हुई फ्लोर के जरिए मैं दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ पुतिन बैठे, ये पहले की बातचीत हुई नेफ्ताली से। लेकिन रूस से जर्मनी पहुंचे नेफ्ताली, रूस से सीधे जर्मनी पहुंचे। जर्मन चांसलर ओलाफ से मुलाकात की है उन्होंने, और मुलाकात के बाद जर्मनी दरअसल नेटो का सदस्य है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जर्मनी दरअसल नेटो का सदस्य है। इस जंग में नेटो का बहुत बड़ा रोल है। यूक्रेन की मदद जर्मनी जरूर कर रहा है और रूस के खिलाफ बहुत आक्रामक अब तक रहा है। इसलिए नेफ्ताली पहुंचे जर्मनी से मिलने। जर्मनी पुतिन को खलनायक बता रहा है, खलनायक, और जर्मनी के जरिए नेटो से समझौते के कयास हैं कि जर्मनी को अगर सेट कर लिया तो जर्मनी नेटो का सदस्य है, तो नेटो सेट हो जाएगा और यह जंग रुक सकती है। शर्तों का खाका सौंप सकते हैं नेफ्ताली, और नेटो से समझौता भी करा सकते हैं जर्मनी के जरिए। और ओलाफ कुछ दिन पहले नेफ्ताली बेनेट से भी मिले थे, और हालांकि कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई थी। आइए वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि आखिर सोचिए जरा क्यों मदद कर रहे हैं, आखिर नेफ्ताली बेनेट क्यों मदद कर रहे हैं। उसके पीछे बड़ी वजह यह है, ये जो आप इजराइल की तस्वीरें दिख रहे हैं, इजराइल एक यहूदी मुल्क है, इजराइल एक यहूदी मुल्क है और नेफ्ताली भी एक यहूदी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये इजराइल की तस्वीर के बाद अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं यूक्रेन की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, यूक्रेन में भी लाखों की संख्या में यहूदी रहते हैं। ये एक बड़ी वजह है दोनों के। तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाऊं, प्रोटेस्ट की तस्वीर, ये देखिए, प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्यों मदद कर रहे हैं। देखिए जरा, नेफ्ताली मदद करने के पीछे बड़ी वजह क्या है। दरअसल इजराइल एक यहूदी देश है, बेनेट दुनिया के यहूदियों के समर्थक हैं, जेलेंस्की खुद भी यहूदी हैं, यूक्रेन में खुद 1 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। आपको बताऊं, यूक्रेन यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा यहूदी समुदाय है। इसके अलावा खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की भी यहूदी समुदाय से आते हैं। जेलेंस्की ने यहूदियों का मुद्दा उठाया है और रूस पर यहूदी स्मारक पर हमले का आरोप है।
दुनिया के यहूदियों से चुप्पी तोड़ने की अपील की है उन्होंने। नफ्ताली दुनिया में यहूदियों के मददगार माने जाते हैं। क्रीमिया कब्जे के समय भी वो मदद के लिए आगे आए थे। यहूदी फंसे तो निकाल सकता है इजराइल, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि एक आपात बैठक हुई है। यूक्रेन रूस जंग पर एक बड़ी बैठक होगी, आपात बैठक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक होगी। आपको बताऊं, कल यूक्रेन पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। बैठकों पर बैठकें बेशक बहुत हो रही हैं, लेकिन अब तक जमीन पर कुछ खास नजर नहीं आया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब। लेकिन उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि क्या पीएम मोदी जंग रुकवाएंगे, क्या पीएम मोदी संकट मोचक की भूमिका में आएंगे। यूक्रेन गुहार लगा रहा है, मोदी जी बचा लो, मोदी जी पुतिन से बात कर लो और यह जंग किसी तरह से रोक दी जाए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे आकर क्यों कह रहा है यूक्रेन, देखिए जरा, और इससे हासिल क्या होगा यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी के पुतिन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध है, किसी से दबा छिपा नहीं है। पुतिन से 2 बार प्रधानमंत्री मोदी बात कर चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन विदेश मंत्री की मोदी से गुहार है। खुद विदेश मंत्री यूक्रेन के कह रहे हैं मोदी से जंग खत्म कराने की उम्मीद कर रहे हैं। मोदी जी जंग खत्म करवा दीजिए। मोदी को पुतिन से बात करने की अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जंग रुकवाने के लिए अपील करें। पुतिन से कहें जंग किसी के हित में नहीं है। खुद रूस के लोग जंग के विरोधी हैं, यानी रूस के लोग भी जंग नहीं चाहते हैं। भारत कृषि उत्पादों का उपभोक्ता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा युद्ध जारी रहा तो अगली फसल नहीं होगी और जंग को रोकना सभी के हित में होगा, उनका यह कहना है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं यूक्रेन के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। Foreign students with all necessary assistance. The Ukrainian government is doing its best to allow foreign students to leave the country in the safest way possible under the circumstances. Your governments of India, China, Nigeria, other countries whose students are locked up in Sumy and Kharkiv, I encourage you, I call on you to appeal to Russia. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे यूक्रेन से आ रही है। इरपिन में, यूक्रेन का शहर है इरपिन में भारी तबाही हुई है। जी हां, लगातार एक के बाद एक अभी भी रॉकेट और मिसाइलों से हमला हो रहा है। इरपिन में रूसी हमले से भारी तबाही हुई है। हमले के बाद शहर में दूर तक तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जरा, आग लगी है, भीषण आग, यहां आकर गोला गिरा है अभी, जिसके बाद सब कुछ तबाह और तहस नहस सड़क पर आपको नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई रॉकेट यहां दागे गए, जिसके बाद देखिए जरा किस तरह से आप तबाही देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। आग लगी हुई है, किसी इमारत में यह आग लगी है। इस बीच आपको बताऊं, एक और बड़ी खबर मिल रही है सीधे रोमानिया से। रोमानिया में फाइटर जेट देखे गए, जो कि यूक्रेन से सटा हुआ मुल्क है। रोमानिया में यूक्रेनी फाइटर जेट नजर आए हैं। यह बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। तो फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।